बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलनी चाहिए क्योंकि बोर्ड का एग्जाम और ज़्यादा दूर नहीं है, राइट। तो आज का जो चैप्टर है वो है WB क्लास 10th का केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन जो हमें लगता है, हम लोगों को सबको लगता है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये चीप चैप्टर है, बट वी डोंट थिंक लाइक दिस, ओके, बिकॉज nothing is there in our chapter which are non-important. Everything is important. Every line and each word and each letter is important. So we have to study everything. Okay. So now we are going to start chemical calculation. तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो भाई देखो, केमिकल कैलकुलेशन या केमिकल इक्वेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन ही रहेगा तभी आपका केमिकल कैलकुलेशन होगा। विदाउट केमिकल इक्वेशन हम लोग केमिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन की बात कर लें, है ना, तो जहां पर मान लेते हैं कि एक इसमें दो बातें होती है, एक होती है रिएक्टेंट, है ना, एक होती है रिएक्टेंट एंड एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है भाई? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूं, बोलने वाला हूं तो हिंदी में, बट पढ़ाऊंगा इंग्लिश में। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्ट करेगा। क्या करेगा भाई? रिएक्ट करेगा। जैसे हाइड्रोजन और वाटर दोनों मिलेंगे, पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन वाटर बोल रहा हूं, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो वाटर बनेगा, है ना। तो जैसे मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, राइट, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। तो भाई यही है इक्वेशन, बट इट इज नॉट द प्रॉपर इक्वेशन। इट इज नॉट द प्रॉपर इक्वेशन। ये वर्ड में लिखा है मैंने, इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग अभी जानते हैं। उससे पहले मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा था और प्रोडक्ट के। तो कोई भी दो रिएक्टेंट हो, मान लेते हैं A प्लस बी यहाँ पे रिएक्टेंट है, और ये दोनों मिक्स होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, NTP या STP दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, और बनाएगा एक प्रोडक्ट C प्लस D मान लेते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट बने, एक ही प्रोडक्ट बने, तीन भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, एक भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर में। अब रिएक्टेंट जरूरी नहीं है कि एक हो या दो हो, तीन भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता, तीन से ज्यादा तो मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो हो सकता है, तीन हो सकता है, और मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, चार, तीन इतना तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट यहां पे है, तो इसी को कहते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन का प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? देखो भाई, क्या बोला जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इधर पे जो भी होंगे रिएक्टेंट का क्वांटिटी, वो चाहे नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर मास हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, तो इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा। उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन की सहायता से दिखाते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन की सहायता से दिखाते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन। तो केमिकल कैलकुलेशन की बात कर ले हम लोग, तो ये जो होता है केमिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो केमिकल कैलकुलेशन क्या होता है? केमिकल कैलकुलेशन क्या बोला जा रहा है कि केमिकल कैलकुलेशंस डील्स with quantitative relationships between reactant and product in a chemical reaction। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स में क्या क्या आ जाएंगे? तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में हमारा आ जाएगा मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ एटम्स, ये भी हमारा मैटर करता है ना। और किसके
किसके थ्रू? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। बिना केमिकल इक्वेशन का हम लोग केमिकल कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। बिना केमिकल इक्वेशन का केमिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आप लोग एक बात याद रखना कि कौन सा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स की बात होती है भाई? ये होती है जैसे मास, है ना, वॉल्यूम, है ना, मास, वॉल्यूम, उसके बाद हो गया हमारा डेंसिटी, है ना, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो इन सब का जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल कैलकुलेशन। क्या कहते हैं भाई? केमिकल कैलकुलेशन। ये था चैप्टर का मोटो। क्या पढ़ाना है इसमें? केमिकल कैलकुलेशन। अब हमारे को ये सब चीजों के बारे में जानना है यहां पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा कैलकुलेशन, एक ऐसा केमिकल कैलकुलेशन जिसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट के अमाउंट से कितना प्रोडक्ट का अमाउंट हमें मिलेगा। साफ लिखा हुआ है, द कैलकुलेशन बाय विच इट कैन बी नोन that how much quantity of product we can obtain from the quantity of reactant। एकदम साफ है। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा कैलकुलेशन जिसके द्वारा हम लोग, है ना, जिसके द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट रिएक्टेंट के कितने अमाउंट से मिलेगा। ऑब्वियसली एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है भाई? जैसे कोई भी, है ना, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, उसके बाद इंफॉर्मेशन पता समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया हमने, है ना, लिया एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, ये बनाएगा HCl। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, ये इक्वेशन सही बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कमी है भाई? क्लोरीन यहां पर एक है, यहां पे दो है। ओह, ये कमी है। हाइड्रोजन यहां पर एक है, यहां पे दो है। अच्छा, ये भी कमी है। बिल्कुल। तो यानी कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे दो बिठाना पड़ेगा। क्या बिठाना पड़ेगा? दो। यानी कि H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये है हाइड्रोजन, आपको मालूम ही है, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, है ना, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई इस स्टोइशियोमेट्री, इसी को कहते हैं स्टोइशियोमेट्री इक्वेशन। क्या कहते हैं भाई? स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन, इसी को कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन। इस स्टोइशियोमेट्री से क्या पता चलता है कि कितने प्रोडक्ट से कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा, और ये इक्वेशन है। स्टोइशियोमेट्री एक प्रोसेस, एक तरह से एक प्रोसेस ही कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हम लोगों को अमाउंट पता चलता है प्रोडक्ट का, और ये उसका इक्वेशन है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो साफ दिख रहा है। इंफॉर्मेशन यहां पे हमारे लिए है कि स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन से हमें पता चलता है सिंबल्स, एलिमेंट का सिंबल, नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये सब हमें पता चलता है किससे? स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन से। समझ आया? चलो, तो ये तीन बातें याद रखना, सिंबल्स वगैरह, है ना, सिंबल हो गया, उसके बाद हमारा नंबर ऑफ एटम्स पता चल रहा है। देखो अभी आपने देखा कि जब मैंने डायरेक्ट HCl लिखा था तो हमें पता नहीं था कि कितना अमाउंट क्या है नहीं है, तो हमने क्या किया? इसको बैलेंस किया। किसके थ्रू? इसी के थ्रू पता किया हमने, इसी के थ्रू पता किया। तो ये नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी पता चलता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता चलता है कि कितने मॉलिक्यूल्स किस तरफ है, राइट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन भी हमें मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कितने टाइप का होता है। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है, टाइप्स पर बात कर लेते हैं इसके, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं
इसी के ऊपर में पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, इन्हीं चीजों के ऊपर में पूरा चैप्टर बेस्ड है। टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो तीन टाइप के हैं, मैं एकदम बता देता हूं तीन टाइप के क्या क्या है। एक है मास रिलेशनशिप, क्या है भाई, मास रिलेशनशिप, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ होगा तो बोल देना, कमेंट करके बोल देना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ गड़बड़ है। खैर, इसी बात पे एक ये आ गया, बात याद आ गया कि हम लोग यहां पे PYQ भी करेंगे, और PYQ बस 2-4 साल का नहीं, PYQ करने वाले हैं 2008 से लेके 2025 तक। कहां से कहां तक, 2008 से लेके 2025 तक। वीडियो पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद, और ये चैप्टर में भी मुझे लगता है कि 3 पार्ट में खत्म कर दूंगा मैं। पहला पार्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूं आज, बस थ्योरी पढ़ाना है, और इसके आगे 2-3 बातें पढ़ानी है मुझे, बस बात खत्म। उसके बाद एक में फिर इसके बारे में सब खत्म हो जाएगा, चैप्टर फिनिश। चैप्टर के फिनिश होते ही हम लोग 2008 से लेकर 2025 तक का PYQ करेंगे यहां पे, राइट। तो मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरा होता है वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, हाँ, रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कैलकुलेशन हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। स्टोइचियोमेट्री 3 टाइप के, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन होता है वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही जरूरी है उसको, वो ज्यादा मतलब बड़ा चीज नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो ये हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा जो मैंने बोला कि सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं। 2 सिग्निफिकेंस के अंदर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, फॉर्मूला, सिंबल्स, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जैसे नाम की बात करें तो नाम क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, फ्रांजियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, कॉपर, है ना। तो बहुत सारी चीजें, प्लैटिनम, गोल्ड, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब नाम हो गया। हमें एक इक्वेशन से ये नाम तो पता चलता है ना, हम लोग जब लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन करवाते हैं और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वहां से हमें बिना नाम का हम करते हैं थोड़ी है, उसमें नाम पता चलता है कि हाँ हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर मिला, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन मिलाया तो HCl मिला, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलाया तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलाया तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला। तो भाई नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया तो अमोनिया मिला। तो यहां से हम लोगों को नाम पता चल रहा है। उसके बाद फॉर्मूला भी पता चलता है, जैसे मैं बोलूं कि C6H6, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं कि C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूं अगर NH3 तो ये क्या है, अमोनिया है, फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये सब कैसे पता, ये तो फॉर्मूला है, ये कैसे पता चलता है, ये सिंपल सी बात है भाई, जब हम लोग केमिकल इक्वेशंस करते हैं तब पता चलता है। उसके बाद सिंबल्स, सिंबल में ये नाइट्रोजन का सिंबल है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये और भी है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, मान लो कि HNO3 है ना, फिर से वही हो गया। अल्टीमेटली ये सब सिंबल के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, एक मॉलिक्यूल जो है उसके कंपोजिशंस क्या क्या है, वो मॉलिक्यूल किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है उसके बारे में पता चलता है। तो ये किसका फाइनली किसका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का,
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा H2 प्लस Cl2, ये होता है 2HCl। तो ये रिएक्टेंट का नेम क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन। फॉर्मूला क्या है? H2Cl2। सिंबल क्या है? HCl। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है? H। ठीक है। रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का 2HCl, नेम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? 2HCl, आई मीन HCl, सिर्फ 2 नहीं, 2 तो वो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल, वो अलग चीज है, मोल की बातें हैं। सिंबल क्या है? H और Cl। उसके बाद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये सब बातें पता चलती है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव समझ में आता है ना? क्वांटिटी, क्या भाई? क्वांटिटी। क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम्स हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना? नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये पता चलता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। फिर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बाद ये पता चलता है मास, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, है ना, H2 प्लस O2 2H2O, तो ये 2 हो जाएगा। अगर मैं मास रेशियो की बात करूं, हाँ, मास रेशियो की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 रेशियो, ये हो जाएगा 16, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये 4 16 36 हो गया। अगर मैं वॉल्यूम रेशियो की बात करूं तो ये हो जाएगा 2:1:2। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना कि ये जो मैंने लिया है इस टाइप से जो मैं पकड़ रहा हूं, ये 2, ये 1 और ये 2, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। याद रखना, ये जो वॉल्यूम रेशियो मैं ले रहा हूं, ये जो वॉल्यूम रेशियो ले रहा हूं, और ये मास रेशियो है, ये मास रेशियो है और ये वॉल्यूम रेशियो है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चलता है, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, है ना, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम के बारे में पता चलता है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों को केमिकल इक्वेशन से इतनी सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। फिर से नेम, फॉर्मूला, सिंबल्स, केमिकल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पता चलता है, क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ एटम्स पता चलता है, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चलता है ना, कितना मास रिएक्टेंट का है, कितना मास प्रोडक्ट का है। ये आप देख सकते हो, मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था कि रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का मास, हमेशा इक्वल होता है, आई मीन उल्टा कह दो, प्रोडक्ट का मास इज इक्वल टू होता है रिएक्टेंट का मास, है ना। उसके बाद रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम पता चलता है, तो रेशियो ऑफ मास रेशियो निकालो, जैसे वाटर का है तो ये 4 16 36 हो गया। ये वॉल्यूम रेशियो है ना, 4 कैसे हुआ भाई? 2 × 2 4। 16 कैसे हुआ? ये 16 ये 16 रहेगा, नहीं सॉरी 16 नहीं, 32 हो जाएगा, सॉरी ये 32 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 18 2 36, है ना, 18 × 2 36। वॉल्यूम रेशियो हम लोग सीधे इसको पकड़ते हैं, ये नंबर को पकड़ते हैं, है ना, मोल है, ये नंबर ऑफ मोल है, उसी को हम लोग वॉल्यूम रेशियो पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहां से मिलता है भाई? केमिकल इक्वेशन से। समझ आया बात? तो इसको फट से आप लोग नोट कर लो, है ना। अब हम लोग एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं PYQ, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है, कैसे करके। तो मैं एक सिंपल सा एक बेसिक एक टॉपिक लिखा हूं, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन केमिकल इक्वेशंस। ये सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए तो आगे का प्रॉब्लम्स करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा तब वो 100% सक्सेस होगा, अन्यथा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लीज तो अच्छे से समझना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास। हमें वॉल्यूम एंड मास कैलकुलेट करना है। अभी मैंने इस स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बताया था 3 टाइप के होते हैं, उसमें से ये एक है वॉल्यूम एंड मास ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो भाई यहां पे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर लिया है और इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे एनोड कैथोड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो अभी छोड़ दो। देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा। क्या क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, नंबर 1, स्टेप 1 मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। देखो ये आप एग्जाम में मत लिखना स्टेप 1 स्टेप 2, बस मैं समझा रहा हूं कि करना कैसे है। स्टेप 1 पहले स्टेप आपको लिखना है, इक्वेशन लिखो। क्या लिखना है, इक्वेशन। तो वाटर है, ठीक है, 2H2O है, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद ये H2, ठीक है, प्लस O2 बनेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2, राइट, 2 है, ये हो जाएगा 2, बन गया, इक्वेशन बन गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है भाई, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। क्या क्या क्या, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, राइट, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 32, हाँ, और ये हो जाएगा अल्टीमेटली 36 ग्राम, ये हो जाएगा 4 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम, प्लस नहीं 32 ग्राम, ठीक है। तो अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। स्टेप 2, सॉरी स्टेप 2 था ये, कौन कॉल कर रहा है यार। स्टेप 2 एक्चुअली रात के लगभग 1 बज चुके हैं, तो पापा का कॉल आ रहा है घर से। मैं अभी सेंटर में हूँ, अभी घर जाना है मुझे, ठीक है। तो कॉल आ रहा है, हाँ, तो ये 36 हो गया, ये 4 हो गया और ये 32 हो गया, राइट। अब हमें सिंपल सा 36 ग्राम वाटर है, टोटल वाटर 36 ग्राम है, उससे हमें पता करना है कि ये तो मॉलिक्यूलर मास है। ये मत समझ लेना कि ये मास है, ऑक्सीजन का मास है ये, ना ना ना, ये मॉलिक्यूलर मास है, कभी मत समझना है ऐसा उल्टा, ठीक है। मास कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम। तो देखो अब हमने, अच्छा, यूनिटरी मेथड के बारे में आप जानते होंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है भाई, कि उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक में इतना तो दूसरे में इतना, में इतना कितना, है ना। बोलते हैं ना कि मान लो कि 2 चॉकलेट का दाम है 4 रुपया, तो 6 चॉकलेट का दाम कितना होगा। तो जो भी चीज हमें कैलकुलेट करना होता है उसको लास्ट में लिखेंगे। जो भी चीज हमें कैलकुलेट करना, जैसे मास कैलकुलेट करना, इसको लास्ट में लिखेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करना, इसको लास्ट में लिखेंगे। एकदम बी केयरफुल। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो भाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एनटीपी पर लिखना होगा। एनटीपी वगैरह आप लोग चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, बिहेवियर ऑफ गैसेस में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, अभी तो उसका यूजेस है। और दूसरी बात, कोई भी गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर कितना होता है, 2.4 लीटर। कितना होता है भाई, 2.4 लीटर। तो नंबर 1 आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। 36 ग्राम ऑफ वाटर produces 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन एट एनटीपी। किस पे भैया, देखो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना है, ये नहीं कि स्टैंडर्ड ले लिया इतना डिग्री सेल्सियस उतना डिग्री टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल लेना है, ठीक है। तो इतना ग्राम वाटर जो है इतना ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल, कितना ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, 18 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। कितना भाई, 18 ग्राम। तो अगर 36 में इतना होता है तो देयरफॉर, या सिंस 36 में इतना, तो देयरफॉर 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, या जो भी है प्रोड्यूसेस 22.4 इंटू 18 बाई 36
है ना 36, तो ये 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 1 2, 2 11 22 और 2 2 4, यानी कि ये आ गया 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। भाई सिंपल, देखो आंसर आ गया। आंसर क्या आया कि हमने और एक बात बोला था कि जो भी निकालना है उसको लास्ट में लिखेंगे, जो निकालना लीटर निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम को लास्ट में लिखा हमने, ठीक है। और यानी कि यहां से हम लोगों ने क्या समझा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओनली 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां से आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि चलो भैया हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ऑक्सीजन को गैस सिलेंडर में भरते हैं और इसको बिक्री करते हैं, बेचते हैं, बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, राइट। करो 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 करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, मत ही पढ़ो, यही सब करो। लेकिन ये सब जानने के लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना भाई। अब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आएगा तब तो आप बिजनेस करोगे। तो सबसे पहले पढ़ लो फिर बिजनेस करना, है ना। चलो अब दूसरा क्या पूछा था हमें, मास कैलकुलेट करना है। फिर से वही स्टेप, मास को लास्ट में लिखेंगे और जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि देखो ये क्या है, 36 ग्राम वाटर है, हमें निकालना है ऑक्सीजन का मास, वाटर का मास है ये, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे सिंस 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस कितना, इतना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 36 ग्राम वाटर से इतना ग्राम ऑक्सीजन मिलता है, तो 18 ग्राम वाटर से कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। बात केयरफुली सुनना, 36 ग्राम वाटर से 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है, तो 18 ग्राम से कितना मिलेगा, सीधे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ओहो, तो 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलेगा 32 इंटू 18/36, तो ये 2 से 36 और ये 2 से 16, 2 टाइम्स में हो गया ना, तो ये 16 ग्राम, ये रहा आपका आंसर, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको अच्छे से आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे कर देना है आपको। ओके भाई, तो समझ में आया कहानी क्या है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पूरा कैलकुलेशन समझेंगे, साथ ही साथ अभी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बचा हुआ है, थ्योरी बचा हुआ है, उस थ्योरी को करेंगे। कुछ एक डेरिवेशंस हैं यहाँ पे करने को हमारे पास, तो वो डेरिवेशंस भी करेंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो और फटाक से नोट कर लो। ओके चलो, तो टाटा, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।